नमस्कार दोस्तों। इससे पूर्व हमने पद परिचय का भाग 1 पढ़ा था, जिसमें हमने पद परिचय के संदर्भ में तथा संज्ञा, वचन, काल आदि के विषय में पढ़ा था। उसी के आगे हम इसमें जो पद परिचय का अगला पार्ट आता है, उसमें हम सबसे पहले कारक को देखते हैं। कारक जो शब्द है वह क्री प्लस अक प्रत्यय से बना है, जिसका अर्थ होता है करने वाला। हिंदी में 8 कारक होते हैं, जिसको हम इस सारणी के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने इसमें क्रम संख्या, कारक, कारक चिन्ह और विवरण दिया हुआ है। पहला कारक कर्ता होता है। कर्ता ने, जिसका विवरण है कार्य को करने वाला। कर्म को कर्ता जिसे सर्वाधिक चाहता है। करण से के द्वारा जो साधन होता है। संप्रदान के लिए कर्ता के दान कर्म से संतुष्ट होने वाला। अपादान से अलग होने पर स्थिर व अस्थिर जहाँ से अलग हो। संबंध काके की रारे री। अधिकरण में पेपर ये आधार होता है। संबोधन हे अरे बो। ये जो विवरण है, इन विवरण के माध्यम से हम इसे वाक्य में प्रयुक्त होने वाले कारकों को पहचान कर सकते हैं, अर्थात हम इन्हें विवरण को पहचान के रूप में भी देख सकते हैं। जो कारक चिन्ह हैं, उन्हें कारक चिन्ह को अन्य नाम परसर्ग भी दिया जाता है। ठीक है, हम संज्ञा जो हमारा पद परिचय का पहला टॉपिक था वह पूरा होता है। अब हम इसमें कुछ प्रश्नों के माध्यम से अपने इस कार्य को सफल बनाने की कोशिश करते हैं। प्रश्न 1, रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। जो वाक्य दिया हुआ है वो पूर्व में बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। चीन साम्राज्य विस्तार नीति पर करता है। अगला वाक्य, सीता हाथों से वस्त्र धो रही है। संज्ञा का परिचय देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनको हमने यहाँ पर लिखा है, जो पूर्ण रूप से 5 है। संज्ञा पद का जब हम परिचय देंगे तब हमें निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला, संज्ञा के भेद बताना चाहिए। दूसरा, लिंग क्या है उसका। अगला, वचन, फिर कारक और फिर क्रिया से उसका संबंध। हम समझते हैं पहले जो हमारा प्रश्न था, उस प्रश्न का चीन जो रेखांकित पद है वह चीन का हम परिचय देते हैं। यह एक नाम है देश का, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लिंग के अंतर्गत पुल्लिंग आएगा। वचन इसका एक है, ये एक ही देश का बोध कराता है, तो वचन एक वचन आएगा। कारक वाक्य में कर्ता कारक है, और ये क्रिया का जो कर्ता है, क्रिया है, नीति पर कार्य करता है, उस का यह करता है। यहाँ कार्य शब्द लिखना छूट गया था, सॉरी। अगला वाक्य जिसमें पहला पद रेखांकित है, सीता। सीता ये स्त्री का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लिंग में स्त्रीलिंग आ जाएगा। वचन जो है वह एक वचन का बोध कराता है। कर्ता कारक है, ये क्रिया का करता है। अगला जो दिया हुआ है वो रेखांकित पद वह है हाथों से। हाथों से हम देखते हैं कि ये हाथ जो हैं, एक हाथ नहीं, जैसे दायां हाथ नहीं, बायां हाथ नहीं, ये दोनों हाथों का बोध कराता है। और जब 2 से अधिक हो जाते हैं तो हिंदी में जाति बन जाती है, तो जातिवाचक हो गया, पुल्लिंग हो जाएगा।
वचन बहुवचन हो जाएगा। ये हाथों से, हमने पूर्व में जो सारणी पढ़ी है उसमें करण से के द्वारा ये साधन के रूप में कार्य हो रहा है, तो यह करण होगा, करण कारक होगा। अब ये कार्य को सिद्ध करने में सहयोग कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्रिया का करण हो जाएगा। ठीक है मित्रों, कुछ प्रश्नों को अपने स्तर पर हल करो। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो आप कमेंट्स करके बताने की कोशिश करें। इसी के बाद हम अगला चैप्टर, उसी में अगला भाग पढ़ते हैं, सर्वनाम, जो पद परिचय का आगे का विकारी शब्दों में दूसरा स्थान है। सर्वनाम सर्व प्लस नाम दो शब्दों से बना है। सर्वनाम सबका नाम। परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला भेद हम जो पढ़ते हैं वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम या अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कहने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला और प्रथम या अन्य पुरुष जिसके विषय में कुछ कहा जाए। उत्तम पुरुष में मैं, हम, हमारा, मेरा तथा मध्यम पुरुष में तुम, तुमको, तुम्हारा और प्रथम या अन्य पुरुष में वह, उसका, उसके आएगा। इसी के बाद दूसरा सर्वनाम का भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से समीपवर्ती तथा दूरवर्ती व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध, निश्चय बोध होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से समीपवर्ती, दूरवर्ती व्यक्ति, वस्तु, स्थान या अनिश्चय बोध होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जहाँ निश्चय हो जाए वहाँ निश्चयवाचक, और जिन शब्दों से निश्चय नहीं हो वह अनिश्चयवाचक। जैसे कुछ, कोई, किसी आदि। इसके आगे संबंध कारक। उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करें तो वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जैसा, वैसा या जो, वो। इसको हम आगे समझेंगे। ठीक है। अगला प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध हो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, कब, किसे, क्या, कहाँ आदि। निजवाचक सर्वनाम, जो इसका अंतिम व छठा भेद है सर्वनाम का, जिनका प्रयोग बोलने वाले के द्वारा स्वयं के लिए किया जाए, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, मैं, हम आदि। एक प्रश्न दिमाग में इसे देख कर के ये उठता भी है कि मैं और हमने तो सर आगे पढ़ लिया था, तो उन्हें हम निजवाचक में भी ले सकते हैं और उन्हें पुरुषवाचक के उत्तम वाचक में भी, उत्तम पुरुष के भेद के रूप में भी लिया जा सकता है। ठीक है। यह सब पढ़ने के बाद हम इसके कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। सर्वनाम पद का परिचय। सर्वनाम पद, इसके भी कुछ भेद परिचय के दिए जाएंगे। जैसे सर्वनाम के भेद बताए जाएं, उसका वचन बताया जाए, उनका लिंग बताया जाए, उनका कारक बताया जाए। क्रिया से अन्य से हमें जो संबंध दिखाई दे वो संबंध भी हम इसके प्रकट करें। इसका प्रश्न है, रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। जैसे इसमें अ, ब, स कुछ भाग में दिए हुए हैं। जो पढ़ेगा वह अवश्य ही परीक्षा में सफल होगा। तो जो का हम उत्तर देखते हैं। जो पढ़ेगा, यहाँ जो है वह संबंधवाचक, मतलब संबंध बताने का कार्य कर रहा है, अतः वह क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। इसका वचन, यह जो है वह एक वचन है। क्रिया को देखा जाए, पढ़ेगा, तो इसका मतलब क्रिया से ये किसका बोध होता है, पुल्लिंग का, तो इसका लिंग क्या होगा, पुल्लिंग। जहाँ हमें संज्ञा शब्द से या सर्वनाम शब्द से लिंग का निश्चय न हो, वहाँ हमें क्रिया को देख करके उसके लिंग निर्धारण करना चाहिए। यह कार्य को करने वाले को कह रहा है, अतः ये क्या होगा, कर्ता कारक
होगा। वह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुष है, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, जिसमें यह अन्य पुरुष है, जिसे हम प्रथम पुरुष भी कह सकते हैं। एक वचन है, वह पुल्लिंग है और कर्ता कारक है, क्योंकि वाक्य में हमने पढ़ा जो पढ़ेगा वह अवश्य ही परीक्षा में सफल होगा। तो यहाँ जो क्रिया प्रयुक्त की गई है वो किसके लिए की गई है? पुल्लिंग के लिए। तो इसका लिंग निर्धारण भी पुल्लिंग के अनुसार ही होगा। हम अगला देखते हैं, वह कौन थी? ये प्रश्न किया गया है। तो इसमें वह और कौन 2 शब्दों को रेखांकित किया है। वह अन्य पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम का ही उपभेद है। ये एक वचन है, स्त्रीलिंग है, क्योंकि कौन थी, क्रिया को देखा जाए तो थी है, जो थी किसका बोध कराती है? स्त्रीलिंग का बोध कराती है। अतः वह का जो लिंग निर्धारण होगा वह भी क्या होगा? स्त्रीलिंग ही होगा, क्योंकि पूर्व में हमने वह पढ़ा तो वह क्रिया के अनुसार क्या हुआ? पुल्लिंग हुआ। परंतु बाद में हम वह पढ़ रहे हैं तो वह लिंग निर्धारण, मतलब उसका लिंग निर्धारण किसके अनुसार देखा जा सकता है? क्रिया के अनुसार। ये कर्ता कारक है। आगे देखते हैं, कौन से हमें प्रश्न का बोध होता है। हमने पूर्व में परिभाषा पढ़ी है कि जिन शब्दों से प्रश्न का बोध हो वो प्रश्नवाचक होते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, इसका वचन क्या होगा? एक वचन होगा। इसका लिंग वही होगा जो क्रिया के अनुसार वह का हुआ, स्त्रीलिंग है, और यह भी कर्ता कारक है। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है जिसे तुम पढ़ा रहे थे वो बहन थी। तो यह हमने 3 शब्दों को रेखांकित किया है, जिसे, तुम, वो। इन तीनों पदों का आप परिचय दें और कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या का समाधान लिखें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जो अपने सहयोगी या अपने संबंधी जो कक्षा 12 में अध्ययनरत हैं उनको भी ये वीडियो शेयर किया जाए। धन्यवाद।